रुझानों के बाद ये रुझान जो है धीरे धीरे तब्दील होंगे नतीजों में, और नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी और साथ में असम, और सबसे ज्यादा हॉट स्टेट वो है पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल से पहले अभी असम की बात कर रहे थे प्रशांत जी। अहोम कितना बड़ा मुद्दा है, और ये अहोम जो है वो कितनी बड़ी चुनौती है हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए। लेकिन असम की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, पहला रुझान तमिलनाडु से भी, पहला रुझान केरलम से भी, और पहला रुझान असम से भी आ चुका है। असम पहला रुझान 126 में से बीजेपी 3 सीटों पे आगे, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पे आगे। पुदुचेरी का भी रुझान है, और केरलम में 1 सीट, एलडीएफ 1 सीट पे आगे है। तमिलनाडु में वीटीके, टीवीके विजय की पार्टी, टीवीके जोसेफ चंद्रशेखर विजय उनकी पार्टी, और इधर असम में 3-2 ये अभी चलेंगे। अभी तक पश्चिम बंगाल से कुछ नहीं आ रहा है। बड़ा डर है, बहुत डर है। पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल है। लेकिन असम, प्रशांत जी, असम में 2 बड़े फैक्टर हैं जो कि हम ध्यान में रखेंगे। बाकी स्वामी जी ने बता दिया कि एआईयूडीएफ के साथ टाई अप नहीं है और उसका फायदा इस बार कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन 2 बड़े फैक्टर असम में है जिसमें मेरी निगाह होगी। एक, जो डीलिमिटेशन हुआ है, और डीलिमिटेशन में उन सीटों को दोबारा रीशेप किया गया है, यानी मुस्लिम मतदाताओं का वेटेज कम किया गया है, जो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग पोजीशंस मानी जाती हैं। तो एक तो इस पे हमको ध्यान देना होगा कितना उसका नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है डीलिमिटेशन का। दूसरा एक फैक्टर है जो कि चर्चा कम हो रही है, और वो है जुबिन गर्ग फैक्टर। असम में हम जानते हैं राजीव जी कि पिछली बार 81%, लगभग 82% वोट पड़ा था, और इस बार जो है 86% वोट पड़ा है। यानी जो 4% का स्पाइक आया है, और असम में स्पाइक का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि असम में एसआईआर नहीं हुआ है। असम में एसआईआर नहीं हुआ, वहां नाम नहीं काटे गए हैं, तो वहां पे 4% का रोकना चाहूंगा प्रशांत जी। पहला रुझान इधर पश्चिम बंगाल का, टीएमसी 3 सीटों पे, बीजेपी 2 सीटों पर आगे, नेक टू नेक अभी शुरुआत है। रुझान है, बिल्कुल रुझान है। अभी 9 मिनट, 8:09, 3 सीट 2 सीट यहां पर बिल्कुल, यहां जो टक्कर है वो देख रहे हैं। असम में भी 7 और 5, 7 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। असम में ये रुझान है। रुझानों में तमिलनाडु 2 सीटों पर टीवी के आगे है। अभी तक रुझानों में टीवी के 2 सीटों पर आगे। क्या तमिलनाडु में टीवी के ने खेला कर दिया है, ये सब भी हम देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। पुदुचेरी जरा ठीक कर लीजिए, पुदुचेरी के आंकड़े को 12 सीटें दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन वो कहां जा रही हैं जरा वो बताइए। ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए प्रशांत जी। इधर स्टूडियो में हमारी 3 सहयोगी हैं, इनके पास भी आते हैं। मेरी निगाह जुबिन गर्ग फैक्टर पे होगी। अगर वो जिसको मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, या बाकी राज्य हो, ये चुनाव जेन जी का मूड बताएगा। और असम का जेन जी, अगर जो युवा मतदाता है, उसमें अगर जुबिन गर्ग फैक्टर काम कर रहा है, और ये 4% का अगर जो है वो जंप हुआ है वोटिंग परसेंटेज में, तो असम के नतीजे कुछ और कहानी कह सकते हैं। जैसा कि एग्जिट पोल में आया, उससे अलग कहानी कुछ कह सकते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने बताया कि बैलेट पेपर की गिनती लास्ट में की जाएगी पश्चिम बंगाल में। सारे नियम पश्चिम बंगाल में ही क्यों लागू हो रहे हैं? और ये बैलेट पेपर गिनती लास्ट में करने का मतलब है कि ये शुरुआत धांधली से कर दी है कि जहां पे कम मार्जिन होगा वहां पे बैलेट पेपर से आप गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव आयोग का काम है। ये चुनाव आयोग अब दबाव में है, लगता है कि ज्ञानेश गुप्ता, हालांकि अमित शाह के बहुत करीबी अफसर रहे हैं, वो काफी करियर का समय उन्होंने अमित शाह के साथ बिताया है और अभी भी करीबी हैं उनके, लेकिन लगता है कि बहुत दबाव में है कि बंगाल अगर वो नहीं दे पाए बीजेपी को, तो उनको चिंता है कि शायद उनका क्या होगा। तो बहुत दबाव में वो बार बार फैसले बदल रहे हैं। और ये अब वो धांधली की शुरुआत। 44 सीटें राजीव जी वहां पे पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं जहां पे वोट जितने काटे गए हैं वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है, 2021 के विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है।
जो वोट काटे गए। तो 44 सीटें तो बहुत खतरे में है तृणमूल कांग्रेस की। और उसके साथ अब ये जो नया फरमान इलेक्शन कमीशन का आया है, ये वाकई एक इशारा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से फेयर इलेक्शन और फेयर काउंटिंग कराने के मंशा उसकी नहीं है, इंटेंट नहीं है। जी राजीव। इस बीच आप देख लीजिए, टीएमसी 10 और बीजेपी 8, पश्चिम बंगाल के 18 सीटों के यहाँ जो रुझान है उसमें पश्चिम बंगाल में, केरलम में एलडीएफ यूडीएफ नेक टू नेक 5-5-5, और इधर तमिलनाडु में 8 सीटों पर डीएमके लीड करते हुए 8 सीटों पे उधर तमिलनाडु में 8 सीटों पर डीएमके लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और साथ में 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर इधर एआईडीएमके और टीवी के 2 सीटों पर। तो ये सूरत हाल, और इधर केरला में 5-5 बंटवारा इंतज़ार है, असम का इंतज़ार है, पुदुचेरी का, इन दोनों जगहों का, दोनों स्टेट्स का इंतज़ार है। इस पे भी आएंगे। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुनील जी, सब कुछ ठीक है? प्रयागराज की जय हो। सुनील जी, उधर क्या पश्चिम बंगाल की जय हो रहा है आज? जी जी, जय बांग्ला है। जय बांग्ला। सवाल है, देखिए जो बात कही प्रशांत जी ने, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग लास्ट में कराना, मैं दर्जनों बार काउंटिंग में शामिल रहा हूं प्रशांत जी, और एक अखबार नवीस के रूप में मैंने देखा है, ये कभी नहीं होता। अब क्यों करेंगे लास्ट में? क्यों करेंगे भाई? आप पहले, सबसे पहले ही कहा जाता था, हम लोगों की एक धारणा है कि ये सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, सबसे आसान है वो। इतनी बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट होते नहीं, आपने क्यों कर दिया, कहा कि लास्ट में करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तो बाकायदे ला करके उसको उन बैलेट पेपर, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खोलना और उसके बाद एजेंट्स को दिखाना, एक प्रक्रिया है उसकी। अब पोस्टल बैलेट तो बहुत आसानी से गिन लेते हैं, क्यों नहीं गिन लिया आपने? और उस समय जब आप करते हैं तब आप स्वाभाविक रूप से आप निर्णय भी लेते हैं। अगर कहीं पे स्याही नहीं लगी है, स्याही 2 जगह लग गई है, बिना किसी मार्किंग के बैलेट पेपर डाल दिया गया है, उस वक्त तत्काल खटाखट निर्णय लेते हैं आप। जब आप लास्ट में कराते हैं तो पता, अगर मार्जिन, जीत हाथ की मार्जिन कम है और पोस्टल बैलेट ज्यादा है, वहां एक इस तरह की उत्तेजना होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और रिटर्निंग अफसर के हाथ में ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। चंडीगढ़ में आप देख चुके हैं कि किस तरह से हुआ था। अगर आप चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराना चाहते हैं और आप यह केवल जनादेश ही लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो ये क्या तरीका है? ये क्यों आपने कर दिया इसको? क्या इसके पीछे आपका तर्क है कि लास्ट में बैलेट पेपर की काउंटिंग करेंगे आप? वजह क्या है इसकी? एक ऐसा निर्णय जो आपत्तिजनक है, और इस निर्णय को लेकर के राजनीतिक दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव की राजनीति में या चुनावी प्रबंधन में रुचि रखने वाली सिविल सोसाइटी इस मुद्दे को उठाती रही है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरुआत में ही हो जानी चाहिए। और हम लोग अब, और इस देश का इतिहास रहा है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू में ही होती रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पोस्टल बैलेट आप लास्ट में ले जाके उसे काउंटिंग करें, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो। यह पिछले दिनों में विभिन्न राज्यों में किया गया और इस बार भी यह कर रहा है। सुनील जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी कन्नड्डे से जुड़ गए हैं। कन्नड्डे में क्या रात है कि दिन है? रात है सर, रात हो रही है, रात है। इस समय 11:15 बजे रात के, इसीलिए मैं सुनील जी को रोकेंगे तो थोड़ा इधर की हलचल। नहीं बिल्कुल रात भर आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रात होती है जी। सवाल, और दूसरी चीज जो आप ये बता रहे हैं ना, जो आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी कहाँ आगे है, तो इलाके बता दीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि राज्य में क्या हो रहा है। यह जो बीजेपी की बढ़त है वो किस क्षेत्र में है? उत्तरी बंगाल में है। और उत्तरी बंगाल में तो सब कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर रहेगी। और अगर आप टीएमसी का दिखाएंगे तो टीएमसी की स्थिति है कि टीएमसी अपने इलाके में साथ साथ नए इलाकों में भी उसकी बढ़त है, न केवल प्रेसिडेंसी का इलाका। प्रेसिडेंसी के इलाके में तो कहीं बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, अन्य इलाकों में भी टीएमसी ने अपने रास्ते बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तरी बंगाल में है, पहले भी थी और अभी भी दिखाई पड़ रही है। वो जो उसको डेंट लगने की हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे वो नहीं लगा, तब हम लोग उसकी आशंका
व्यक्त कर रहे थे। अब सवाल है कि इसे जंगल महल का इलाका है, जंगल महल के इलाके में कौन सा ट्रेंड मिल रहा है? क्योंकि बात कही जा रही थी कि जंगल महल के आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के एक नाराजगी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं, जो जंगल महल का इलाका झारखंड से सटा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का हेमंत सोरेन का व्यापक प्रचार अभियान चलाना, उससे टीएमसी को फायदा हो सकता है। तो जंगल महल की स्थिति क्या है? क्षेत्र अगर थोड़ी सी कोई नहीं कर रहा है कि किन इलाकों में बीजेपी की बढ़त है, किन इलाकों में शुरुआती बढ़त इन्होंने बनाई। अभी तो शुरुआती बढ़त है और बहुत अंतर आएगा। अब देखिए 20 से 14 ये अंतर बढ़ता चला जाएगा। तो और अगर इन्होंने, यार आप ये नहीं कर सकते हैं कि पोस्टल बैलेट है, ये सरकार ने बता दिया, निर्वाचन आयोग ने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बढ़त है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भी बहुत समय नहीं लगता। आपने एक मशीन खोला और बाकायदे दिखा दिया, एक बटन दबाया और आपने आ गया कि किसको कितना वोट मिला। ये उसमें टेक्नोलॉजी के कारण 25-19 आप दिखा रहे हैं, 25-19। और ये अगर हम लोग ये देखें कि किस इलाके में बीजेपी है, एक क्षेत्र विशेष में, और एक क्षेत्र विशेष में अपनी बढ़त बना करके आप जनादेश नहीं प्राप्त कर सकते, ये संभव नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ी होती तो हो सकता है कि स्थितियां बदलती, लेकिन राजनीतिक मुद्दे आपके पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप सरकार विरोधी एक मुद्दे उठाएंगे टीएमसी को लेकर के, तो आप भी सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में लगातार 3 वर्ष चुनाव में केंद्र की सरकार में। आरोप मान लिया गया कि बीजेपी कहेगी कि साहब यहाँ बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब है, लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहा है। मान लिया, बिल्कुल है, बहुत बड़ा मुद्दा है वो। भाई बीजेपी ने लोगों को रोजगार देने का कौन सा प्रयास किया है पश्चिम बंगाल में या देश के किसी भी हिस्से में? पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य है ना असम, बहुत दूर तो नहीं है, नियमित लोगों का आना जाना है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है त्रिपुरा, इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार में है। वहां रोजगार की स्थिति क्या है? वहां भी अरुणोदय के नाम पर, असम में भी तो अरुणोदय के नाम पर लोगों को जेब में पैसे दे रहे हैं। कितना रोजगार आपने दे दिया? त्रिपुरा में कितना लोगों को आपने रोजगार दे दिया? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है बिहार, उसमें बीजेपी लगातार सत्ता में है। बिहार में कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? कौन सा आपने रोजगार का अभियान चलाया? तो एक ऐसी स्थिति नहीं है कि पश्चिम बंगाल के बीच में ममता बनर्जी 2011 में जब सत्ता में आई तो कहीं सत्ता में नहीं थी, विपक्ष की नेता थी, वामपंथियों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही थी कई सालों से। लोगों ने उनकी बातों को, उनके आश्वासनों को, उनके रोड मैप को स्वीकार किया और लोगों ने वामपंथी सरकार को हटा दिया 2011 में। भारतीय जनता पार्टी अगर किस लोगों का ध्यान टीएमसी से कैसे हटाएगी? कौन से आधार उसके पास है? गवर्नेंस से कौन सा मुद्दा लेकर के आएगी? और अगर आपके पास केवल और केवल ध्रुवीकरण है तो ध्रुवीकरण तो कामयाब नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल को जानने वाले लोग हैं, ख्याल साहब है बैठे हुए, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पश्चिम बंगाल को। आप वहां पे ध्रुवीकरण की कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो सकती, होती है, बिल्कुल है। मेरा अपना मान, अगर आप देखेंगे, रोकना चाहता हूं थोड़ा सा सुनील जी। यहां लगातार हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, लगातार चेंजेस देख रहे हैं। असम में 27 सीटों के रुझान आया है, जिसमें बीजेपी 15 और कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पे। पुदुचेरी में 2 सीटों के रुझान हैं, एक पे दोनों। इधर केरलम में 64 सीटों के रुझान आ गए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यूडीएफ फिर भी लीड करते हुए 33 सीटों पर और 29 सीटों पर, 29 सीटों पर एलडीएफ। पुदुचेरी अभी बहुत छोटा सा वहां पे अपडेट, लेकिन तब यहां पर पश्चिम बंगाल 25 और 19, 44 सीटों के रुझान, 25 सीटों पर टीएमसी, 19 सीटों पर बीजेपी। एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे, दूर बैठे हुए, लेकिन क्या कुछ यहां नजर आ रहा है आपको, और खासकर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है? राजीव जी, बहुत छोटी सी 2 बातों से बात शुरू करते हैं। बीती रात महाराष्ट्र में ऑल महाराष्ट्र बंगाली सेल नाम की एक संस्था है भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की, उसके अध्यक्ष हैं सुभगता दास। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और सब जगह, प्रशासन को भी इत्तला दी है कि आज 4 मई को दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय नरीमन पॉइंट पर
विक्ट्री रैली निकाली जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे और इस विजय जुलूस को संबोधित करेंगे। 3 मई की यह चिट्ठी है, आज 4 मई है। 12:30 बजे विक्ट्री परेड, विक्ट्री जुलूस की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में कर ली थी। ऐसा इससे पहले इस देश के इतिहास में कब किस राजनीतिक पार्टी ने किया, ये सवाल दर्शकों पर छोड़ते हैं। नंबर 2, आज मतगणना शुरू होने से पहले शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यह सनातन धर्म की रक्षा का संघर्ष है। बीजेपी को जिताकर ही सनातन धर्म की रक्षा पश्चिम बंगाल में हो पाएगी। इससे पहले चुनाव अभियान में भी मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी यही कहा था कि वरना अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, कोई इसकी रक्षा करने नहीं आएगा। मैं अपने दर्शकों पर सिर्फ छोड़ता हूं इस बात को कि इस पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से लेकर अब तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उसकी जो पुरखा पार्टियां हैं, जनता पार्टी, जनसंघ, उनकी सरकारें नहीं रही। आजादी से पहले हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ वहां सरकार में थी। बीजेपी और आरएसएस का कोई भी राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहा, लेकिन सनातन नष्ट नहीं हुआ, हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। और पीछे चले जाते हैं, प्लासी के युद्ध में 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया। उससे पहले वहां पर मुगलों का राज था, अली वर्दी खां, अली और एक और दूसरा था, उसके बाद सिराजुद्दौला आया। तो न मुगल साम्राज्य के समय सनातन धर्म खत्म हुआ, न बंगाल के नवाबों सिराजुद्दौला तक खत्म हुआ। उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला की फौजों को फिर परास्त किया। मीर कासिम, मीर जाफर सत्ता में रहे। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हुआ, हिंदू धर्म का बाल बांका नहीं हुआ। और अब जबकि हिंदू हृदय सम्राट 500 साल बाद दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान है, तो मात्र एक राज्य में उसकी सरकार नहीं होगी तो सनातन धर्म बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगा। इतने डरपोक हैं ये बीजेपी के लोग। इनको एक राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म, सनातन का अर्थ ही है सदैव से चला आने वाला, उसे खत्म होने का डर बताना पड़ रहा है। अब इस चुनाव में आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह ने यह चुनाव लड़ा किस तरीके से है। राजीव जी, ये कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं था, ये मशीनरी, सत्ता और एक राज्य में काबिज गैर भाजपा शासित पार्टी की सरकार की लड़ाई थी।